नमस्कार। आज हम एक सूत्र के दावों को समझने की कोशिश करेंगे जो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय बदलाव आ रहा है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हिंद महासागर में हुई एक बेहद चौंकाने वाली घटना से। तो कहानी का पहला हिस्सा एक डूबती हुई दोस्ती, और सच में ये एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की ही कहानी है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दोस्ताना माहौल से। ये भारतीय नौसेना का एक ट्वीट है, 17 फरवरी 2026 का। ईरानी जंगी जहाज IRIS देना भारत आया था एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, और उसका स्वागत किया गया था। हैशटैग्स थे ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के पुल। माहौल एकदम बढ़िया था। लेकिन इस स्वागत के सिर्फ 2 हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया। 4 मार्च को जब यही जहाज मिलान 2026 अभ्यास से वापस जा रहा था, तो हिंद महासागर में एक अमेरिकी नेवी की सबमरीन ने उस पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया और उसे डुबो दिया। इस हमले का नतीजा 78 ईरानी सैनिक मारे गए। जो कुछ गिने चुने लोग बचे, उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने रेस्क्यू किया। अब जिस जहाज का भारत ने इतने गर्मजोशी से स्वागत किया था, उसके डूबने पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? यहीं पर बात और भी चौंकाने वाली हो जाती है। स्रोत का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी का आधिकारिक बयान था, ये हमारा काम नहीं है, बस इतना ही। तो ये जो घटना हुई, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक बड़े और फैलते हुए युद्ध का हिस्सा थी। एक ऐसा संघर्ष जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही चल रहा था। और ये संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो स्रोत से मिले हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और जवाब में ईरान और उसके सहयोगियों ने 9 अलग-अलग देशों में मौजूद 27 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। मतलब लड़ाई पूरे पैमाने पर चल रही थी। और इसी लड़ाई के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव खेला। उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। अब ये दुनिया की वो नस है जहां से तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से होकर जाता है। और स्रोत का कहना है कि इस रास्ते का बंद होना भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो इन सारी घटनाओं को देखकर स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्या भारत की विदेश नीति जो दशकों से एक रास्ते पर चल रही थी, अब वो रास्ता भटक गई है? क्या ये एक बहुत बड़ा बदलाव है? देखिए, दशकों से भारत की फॉरेन पॉलिसी की नींव एक ही चीज पर टिकी है, रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, अपने हितों को देखकर, किसी के दबाव में आके नहीं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, 1979 में सोवियत संघ हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जब उसने अफगानिस्तान पर हमला किया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ साफ कह दिया, मैं इसकी सराहना नहीं कर सकती, दोस्ती अपनी जगह, सिद्धांत अपनी जगह। और ऐसा ही एक और मजबूत उदाहरण है 2003 का। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो भारत पर बहुत दबाव था कि वो अपनी सेना भेजें। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ सेना भेजने से इनकार किया, बल्कि संसद में खड़े होकर उस युद्ध की निंदा भी की। तो ये थे अतीत के 2 बड़े उदाहरण, और अब स्रोत आज की स्थिति को इसके सामने रखता है। आज जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने इतने बड़े हमले किए, तो भारत की तरफ से पूरी तरह चुप्पी। ये खामोशी अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव क्यों? इस खामोशी के पीछे क्या वजह हो सकती है? यहीं पर स्रोत कुछ बहुत ही दिलचस्प टाइमिंग और वजहों की तरफ इशारा करता है, जो निष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 25 और 26 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर थे, जहां दोनों देशों के संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। और इसके ठीक 48 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। और भारत के बयानों में ये फर्क साफ दिखता है। जब ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया तो भारत ने उसकी कड़ी निंदा की, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई निंदा नहीं, पूरी तरह खामोशी। और अब स्रोत एक बहुत ही गंभीर आरोप की बात करता है, जो वो विपक्षी नेताओं के हवाले से बता रहा है। दावा ये है कि प्रधानमंत्री को अमेरिका अडानी समूह से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में ब्लैकमेल कर रहा है।
और शायद यही इस पूरी पॉलिसी शिफ्ट की वजह है। अच्छा, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सीधा सीधा असर पड़ता है तेल की कीमत पर। देखिए, यहाँ भी कुछ विरोधाभासी बातें सामने आती हैं। फरवरी में दावा किया गया था कि भारत के पास 74 दिनों का तेल रिजर्व है, लेकिन अब जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है वो है सिर्फ 25 दिनों का। ये इतना बड़ा अंतर एक बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। तो भारत की तेल सप्लाई पर दबाव दो तरफ से है। पहला, स्रोत के मुताबिक अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल का इंपोर्ट रोक दिया गया, और दूसरा, हमारी 55% ज़रूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी होती हैं और वो रास्ता यानी होर्मुज जल डमरू मध्य अब बंद है। और इन सब के बीच एक और बयान आता है जो वाकई चौंकाने वाला है। स्रोत एक अमेरिकी अधिकारी का जिक्र करता है जिसने कहा, हमने उन्हें रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। सोचिए, अनुमति दी है। ये बयान भारत की आर्थिक संप्रभुता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। क्या भारत को तेल खरीदने के लिए किसी और देश से परमिशन की जरूरत है? तो आखिर में स्रोत हमें एक खतरनाक भविष्य की तस्वीर दिखाता है और चेतावनी देता है कि इन घटनाओं के दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं। स्रोत का दावा है कि ईरान में CIA एक जानी पहचानी प्लेबुक इस्तेमाल कर रही है। पहला स्टेप, विद्रोही गुटों को हथियार दो। दूसरा, विद्रोह भड़काओ। तीसरा, देश में गृह युद्ध शुरू कराओ। और नतीजा, नए नए आतंकवादी गुटों का जन्म। स्रोत का तर्क है कि यही वो रणनीति थी जिसने पहले इराक और सीरिया को बर्बाद किया और ISIS जैसे संगठन को पैदा किया। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इस बदलती हुई दुनिया में भारत का रास्ता क्या होगा? क्या वो अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की पुरानी राह पर टिका रहेगा या फिर किसी नई निष्ठा की तरफ बढ़ जाएगा? इसका जवाब भविष्य ही देगा।